देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत करते हुए समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष जन्मे, जिन्होंने कमज़ोरों, शोषितों, मजलूमों की लड़ाई लड़ी, उनके लिए अवसर पैदा किए, अपने जीवन का बलिदान किया, ऐसे सभी महापुरुषों को याद करता हूँ। इतिहास सीख देता और ये कहता है कि जो भी कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। और आपका इतिहास ये है भारत में कि आप 4 से 5 हजार साल रोते रहे, चिल्लाते रहे, जुल्म जात के अन्याय अत्याचार के शिकार हुए, किसी ने आपके दर्द को नहीं सुना। फिर आपके बीच के लोगों ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, वो आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ा के गए। आपने कम पैमाने पर साथ दिया तो कम तरक्की हुई। जिस दिन आप खुल के साथ दोगे, आपकी सारी गुलामी की बेटियां जड़ से कट जाएंगी। मेरा वादा है, आपको इस मंच से कह रहा हूं, बाराबंकी के जब जब आपने साथ दिया, चाहे आपने छत्रपति साहू जी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का साथ दिया हो, चाहे आपने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया हो, चाहे आपने मामना रामसूर वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का साथ दिया हो, चाहे आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर का साथ दिया हो, संतराम बी प्रजापति का साथ दिया हो, जब भी आपने साथ दिया तभी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव हो। और जब जब आपने संघर्ष से मुंह मोड़ा, जब आपने माननीय काशीराम साहब का साथ दिया, तो एक गरीब के बेटे को कुर्सी मिली और उस कुर्सी से वो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ा और दहाड़ के उसने कहा कि अब हम अपमान नहीं सहेंगे, अब हम बिना अधिकारों के नहीं रहेंगे। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो दिल में मेरे आग लगी, मैं वही बात आपसे करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा मीडिया बनके आप मेरी बात को समाज में पहुंचाने का काम करोगे, अगर आप वास्तविकता में मुझसे संघर्ष कराना चाहते हो। और अगर आप मेरी बात को पहुंचाने का काम करोगे तो मैं गारंटी से देता हूं, कहता हूं कि जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ, जो आप चाहते हैं, जो सिर्फ आप ही नहीं, हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने खून का एक कतरा लुटा दिया, वो दिन भी आपकी जिंदगी में आएगा और इसी सदी में आएगा, 21वीं सदी में। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। मैं याद करता हूं, मैं क्यों रोज निकलता हूं, हमें भी चुनाव के समय निकलना चाहिए। मेरे साथी ने कहा कि भाई पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं। मैं इसलिए निकलता हूं क्योंकि एक रहबर महापुरुष हमें कहते हैं कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। हम जिंदा कौम हैं और हम जागे हुए लोग हैं, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। हम अपने महापुरुषों के कारवा को लूटने नहीं देंगे और लूटने वाले को चैलेंज करना चाहते हैं कि याद रखो, अभी महापुरुषों का खून, उनके बच्चे जिंदा है, आमना सामना होगा, आर पार का मुकाबला होगा। आप लोग तैयार हो जाओ, मैं अपने समाज को तैयार कर रहा हूं। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, वो लखनऊ में जाकर हम कोई बात कहते नहीं सुनते, तो मैं गोरखपुर गया सुनाने के लिए और मैंने उनसे कहा, गौर करना हमारे नौजवान साथी, हमारे नेता लोग भी यहाँ बैठे, कि जो बात मैं आपसे कहता हूं उसको जाके कहा करो। नहीं कहोगे तो बात मुंह तक रह जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, तो कोई क्रांति नहीं पैदा होगी जमीन पे। हर आदमी नहीं आता सभा में, हर आदमी नहीं देखता मोबाइल। अभी तो हमारे लोग रोजी रोटी के लिए सुबह सुबह उठ के संघर्ष करते हैं, तब जाके घर में रोटी आती। तो मैंने अभी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग की तरक्की के लिए सबसे पहले प्रावधान किया, फिर 41-42 लिखा, पहले 40 लिखा और 40 में पिछड़े वर्ग के लोगों को स्पेशल प्रोविजन मिलना चाहिए तरक्की के लिए, इसकी व्यवस्था की। और वह उस समय की जो तत्कालिक सरकार बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उन्होंने कहा कि ये तो टेम्परेरी सरकार है, जब नई सरकार बनेगी तो हम आर्टिकल 340 के प्रावधान को लागू कराएंगे। और उसी के देखा देखी काका कालेकर आयोग 1953 में बना। लेकिन उनकी नियत नहीं थी कि काका कालेकर आयोग जो है उसकी रिपोर्ट को लागू किया जाए। उन्होंने उस फाइल को, जो पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करती, जो आपको आपकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी देती, उसको
डस्टबिन में फेंकने का काम किया। फिर दोबारा से आंदोलन जारी हुआ, एक तरफ कमंडल का आंदोलन, एक तरफ मंडल का आंदोलन। बीपी मंडल जी के नेतृत्व में फिर मंडल कमीशन बना, उनकी सिफारिशों को फिर से जो है डस्टबिन में फेंक दिया गया। फिर एक आंदोलन जन्मा, जिनकी समझ में आर्टिकल 340, उन्होंने एक नारा दिया, क्योंकि जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जनता दल का जब नेतृत्व आया, उन्होंने नारा दिया था कि हम मंडल कमीशन लागू करेंगे, मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू करेंगे। तो उन्होंने पूछा उनसे कि आपके वादे का क्या हुआ? आपने कहा था मंडल कमीशन लागू करोगे। फिर एक नारा आया संघर्ष में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मंडल कमीशन लागू हुआ। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, वोट के जरिए जो सरकार बनी थी उसने तय किया, तो इन्होंने न्यायपालिका के जरिए 52% ओबीसी को 27% आरक्षण का आधे से ज्यादा हिस्सा छीन के देने का काम किया। वो भी आधा से आधा हिस्सा जो है आज तक नहीं मिल रहा है। उसमें भी मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें मानी गई। ये देखो मेरा समाज सोया हुआ, उनकी इतनी सिफारिशों को नजरअंदाज करके 2 सिफारिश मानी गई सिर्फ मंडल कमीशन की। आज भी मंडल कमीशन की फाइल धूल फांक रही है। देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान के हैं, जब वो 2013 में आए चुनाव प्रचार में, उन्होंने भी कहा मेरे लोगों से कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, पिछड़ी माँ का बेटा हूं, हम मंडल कमीशन लागू करेंगे। हमारे लोगों ने दिल खोल के उन्हें वोट दिया कि हो सकता है ये मंडल कमीशन लागू कर दें। लेकिन अंत क्या हुआ कि मंडल कमीशन तो दूर की बात, ये सरकार जातिगत जनगणना कराने को राजी नहीं। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने फिर तय किया, क्योंकि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस नारे को सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। भारत में संख्या हमारी भारी है, लेकिन हिस्सेदारी के साथ चोरी हमारी ज्यादा हो रही है। इसलिए हमने तय किया, क्योंकि हम सरकार से जब कहते हैं कि कराओ जातिगत जनगणना, जब हम कहते हैं कि 52% पिछड़ों को 52% आरक्षण दो, जब 100 पद आएंगे डीएम एसएसपी के, 100 में से 52 बच्चे पिछड़े वर्ग के जाएंगे, तो ये कहते हैं कि अभी हमारे पास, सरकार के पास साधन नहीं है, देश के पास साधन नहीं है। तो हमने उसकी भी काट निकाली और हमने कहा कि 27% आरक्षण आपने दिया है, लेकिन अभी 2022 में जब ईडब्ल्यूएस पे फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो उन्होंने कहा कि 50% की कैप खत्म हो गई है। जब उन्होंने 50% की कैप खत्म कर दी और आपने हमसे कहा, जब आपने 27% आरक्षण दिया कि 50% की कैप के कारण 27% आरक्षण मिल रहा है, तो अब हमने मांग उठाई है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी अब इस देश में लागू होनी चाहिए। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण अब इस देश में मिलना चाहिए। ये मांग हमने उठाई तो सरकार का जवाब आया कि अभी भी साधन की कमी है। तो हमने कहा ठीक है, अगर साधन की कमी है तो 27% से अलग वो पिछड़ी जातियां जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाई है, उन अति पिछड़ी जातियों को 15% आरक्षण की व्यवस्था अलग से आपको करानी चाहिए। जब उन 15% आरक्षण को उन पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में जाने का मौका मिलेगा, हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, तो मैं मानता हूं कि जिनका कभी क्लर्क भी नहीं बना, पटवारी भी नहीं बना, उनका भी जब आईएएस आईपीएस बनेगा तो उन समाज के बारे में भी आवाज उठेगी। हिस्सेदारी का मतलब, सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं होता कि मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, ये नहीं होता है। समाज के हाशिए पे गए हुए उस हर एक आदमी की आवाज आपको उठानी पड़ेगी। इसलिए अभी हमने मांग की है कि अति पिछड़ी जातियों को 27% से अलग, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी तो 52% बैठती है, लेकिन आप पे साधन कम है, तो 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था सरकार कराए। और उसके साथ यहाँ 66 जातियां चिन्हित की गई हैं दलित समाज की। 60 दिखती नहीं है, 6 दिखती है मात्र। हमने ये मांग की है, हमारा दिल बड़ा है, हम ईमानदार से बहुजन बनाना चाहते हैं कि उन 60 जातियों को भी संख्या के आधार पे 5% आरक्षण अलग से जो अब तक मिल रहा है उसके अतिरिक्त देने की व्यवस्था सरकार करे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सरकार के हलक में हाथ डाल के हम ये आरक्षण दिला के रहेंगे अपने लोगों को। इस सरकार को मेरी चुनौती है।